हाँ, तो नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहे होंगे कि बहुत अच्छे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद करते भी हैं और करेंगे भी कि आप लोग बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतरीन की ज़रूरत है और बेहतर की ज़रूरत है। तो पढ़ाई को बस कंटिन्यू रखिए, ऑटोमेटिक जो है सब कुछ बेहतर होते चला जाएगा। बस अभी डिसकंटिन्यू नहीं करिए किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति किसी भी तरह का हो, लेकिन पढ़ाई को अभी आप कंटिन्यू जारी रखिए। और इसीलिए हम भी पूरी तरह से कंटिन्यू जारी लगे हुए हैं, ताकि आपका मेहनत भी कम नहीं होना चाहिए और मेरे तरफ से भी मेहनत कम नहीं रहना चाहिए। तो दोनों को मिला करके साथ में हम लोग जो है, जो मुहिम शुरू किए हैं, जो दहाड़ सीरीज़ शुरू किए हैं, उसी दहाड़ सीरीज़ के तहत हम लोग एक और जो है सिलसिला शुरू करते हैं। और वो सिलसिला हमारा किससे रिलेटेड है, तो ज़रा हम इसको जानते हैं। वो हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व को लेकर के, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर का शॉर्ट, लॉन्ग प्लस कंटेंट के साथ आपको वीडियो मिल चुका है। अभी जो हम आपसे बात करने वाले, वो बात करने वाले हैं किससे? तो वो बात करने इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो चुका है, वन शॉट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा किसका बारी? सब्जेक्टिव का बारी। तो चलिए सब्जेक्टिव की बारी की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। पॉलिटिकल साइंस, चुनाव और प्रतिनिधित्व, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने भी अभी तक दहाड़ बैच नहीं लिया है और अगर आपको लगता है कि दहाड़ बैच की ज़रूरत है, तो आप जाइए और आप परचेज कर लीजिए दहाड़ बैच को। और इसका वन शॉट ऑलरेडी जो है वो वीडियो में डाला जा चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला शॉर्ट और पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आता है कि लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, याद रखिए, जिसमें जनता क्या, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। यानी कि वैसा लोकतंत्र जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से किसको चुनती है? अपनी सरकार को चुनती है, उसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, याद रखिएगा। अब कहेगा सवाल कि सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहेंगे जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनेगा, बल्कि जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है। जैसे गांव में आप जानते होंगे, जो रूरल एरिया होता है, जिसमें आप पंचायती लेवल का जब आप इलेक्शन देखेंगे, जब आप पंचायती इलेक्शन देखेंगे, तो पंचायत में क्या होता है, गांव वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने गांव के मुखिया को चुनते हैं, ठीक है, वो किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट मुखिया को चुना जा रहा है। तो ये आपको प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आप देश का पीएम बना रहे हैं, देश का सीएम बना रहे हैं, प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो वो सब किससे रिलेटेड है? वो हमारे से नहीं रिलेटेड, वो हमारे प्रतिनिधि चुन रहे हैं और वो प्रतिनिधि मिल करके सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इन अ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल्स elect their government, people elect their government, people elect करते हैं किसको? गवर्नमेंट को, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। इन आर डायरेक्ट इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, इंडिया हैज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आई होप आपका आंसर हो गया होगा। चुनाव किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन किसके हो, है ना? तो चुनाव क्या है कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुनने का, यानी जनता जो होता है ना, जनता, उसके द्वारा जो प्रतिनिधि को चुना जाता है, तो जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। बताइए चुनाव किसे कहते हैं? तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुनने की जो व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। और जनता विधायक या संसद जैसे प्रतिनिधि को चुनता है, या किसी भी प्रतिनिधि को चुनता है। तो कहने का मतलब यह है कि जनता द्वारा प्रतिनिधि को, या एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो चुनने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। द प्रोसेस इन द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव by the public is called an elections. The public elected representative such as MLAs, MPs का अगर बात करें, तो वो क्या, अपने डेमोक्रेसी के माध्यम से उसको चुनते हैं। उसके बाद आम चुनाव किसे कहते हैं? याद करिए, चुनाव 3 प्रकार के होते हैं, सभी को याद होगा। चुनाव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी बताएंगे, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है मध्यावधि, मध्यावधि उपचुनाव, उपचुनाव, और जो मेन चुनाव होता है उसको कहते हैं आम चुनाव, जो हर 5 वर्षों के बाद होता है। तो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होने वाले चुनाव को भारत में आम चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव उसको कहते हैं जब क्या होगा कि कभी कोई व्यक्ति इस्तीफा दे दिया, या कभी व्यक्ति कोई क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दिया, या फिर व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो पद खाली हो जाता है। तो ऐसे जगहों पर चुनाव कराना मध्यावधि चुनाव कहलाता है।
और उपचुनाव होता है। उपचुनाव का मतलब हो गया कि अगर सरकार गिर गई फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है, तो इस तरह से। तो फिर जनरल इलेक्शन क्या है? तो जनरल इलेक्शन इज हेल्ड एवरी 5 ईयर्स इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। सिंपल सा बात हो गया। उसके बाद आता है चुनाव आयोग के 4 कार्य का वर्णन करना है। चुनाव आयोग के 4 कार्य का वर्णन करना है, ठीक है। तो चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। दूसरा चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना। तीसरा राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह, जो राजनीतिक दल होता है उसको चुनाव चिन्ह देना, और राजनीतिक दलों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करना। यानी ये हमारे चुनाव आयोग का कार्य होता है। यानी व्हाट इज इलेक्शन कमीशन वर्क? द इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है? द इलेक्शन कमीशन हैज द फॉलोइंग फंक्शन। पहला प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, जो आप देखते होंगे जो वोटर लिस्ट बनाता है वो। दूसरा डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना। अवॉर्डिंग द इलेक्शन सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को बनाना। और टू द क्या नाम है, गारंटिंग टू द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देना कि वो पार्टी राष्ट्रीय है या वो राज्य की पार्टी है। ये कौन डिसाइड करता है? तो राज्य की पार्टी है या राष्ट्र की पार्टी है, ये कौन डिसाइड करती है? तो ये डिसाइड कौन करती है? चुनाव आयोग करती है, ठीक है। एक एमसीक्यू यहाँ पर आपको एक बना करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर देना है कि वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक और ऑप्शन आपके लिए छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन और छोड़ेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? तो वैसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, वैसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में काम करती है। यानी वैसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और वो क्या करती है? जनता के हित के लिए काम करती है, ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। और गैर लोकतांत्रिक किसको कहेंगे सरकार? वैसी सरकार जो जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है और वो जनता के लिए भी खास जिम्मेदार नहीं होता है, इसको क्या कहेंगे? गैर लोकतांत्रिक। अ गवर्नमेंट दैट इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी एक ऐसी सरकार जो इलेक्ट हो किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। एंड वर्क देयर इंटरेस्ट, वो जनता के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान है जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत का मत प्राप्त होता है, जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत का मत प्राप्त होता है उतने ही प्रतिशत में सीट भी मिलती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है हमारे आपके यहाँ कि जिस भी पार्टी के जो व्यक्ति खड़े होते हैं, मेंबर खड़े होते हैं, उनको अगर एक भी वोट ज़्यादा आ गया तो वो जीत जाते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपको एक मतलब जितना प्रतिशत आपको वोट मिलेगा, मान लीजिए किसी पार्टी को 10% वोट मिला तो टोटल सीट का 10% उन्हें क्या मिलेगा? सीट भी मिल जाएगा। तो जिस पार्टी को जितना टोटल वोट मिलता है उतना ही वोट के प्रतिशत के हिसाब से उनको सीट भी मिलती है, अर्थात सीट और मतों का जो प्रतिशत होता है वो समान होता है। सीट और मतों का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? समान होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान है कि जिस दल का चुनाव में जितना प्रतिशत मत प्राप्त होता है उतने ही प्रतिशत में सीट मिलती है, अर्थात सीट और मतों का प्रतिशत दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ इंग्लिश नहीं लिखा गया, एक बार दिमाग में देख लीजिएगा थोड़ा। अगला बस इतना ही शॉर्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी एक दो शॉर्ट तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आपको वन शॉट में भी करा दिए, तो झूठ का 15-20 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि वन शॉट पढ़ के इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय की तरफ चलते हैं। सबसे पहला चुनाव आयोग का गठन और कार्य का वर्णन करें। सबसे पहला बता देना है कि चुनाव आयोग का गठन, सबसे पहला भारत के संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में किया गया है। पहला चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है, ये भी जान लीजिए। चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी जान लीजिए। चुनाव आयोग का एक प्रमुख आयुक्त होता है, जो अन्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा एक और ही बात इसमें आंसर बताइएगा, पहली बार इसको एक चुनाव आयुक्त कब किया गया था? यानी जो इसकी मेंबर 3 हैं, वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त के 3 मेंबर होते हैं, पहली बार चुनाव आयुक्त की संख्या को कब घटाया गया था? फर्स्ट टाइम कब इसको घटाया गया था? आपको डेट बताना है, फर्स्ट टाइम चुनाव आयुक्त को कब घटाया गया था। अगला चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का या 65 वर्ष के तक को होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, परंतु इसके लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत पारित करके प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होता है। तो यानी कि ये चुनाव आयोग का गठन हो गया। चुनाव आयोग का गठन का बात करेगा और बात रहा तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो आप यहाँ से आपको लिख देना होगा कि चुनाव आयोग का, थोड़ा सा इसमें आपको आंसर बताते हैं। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुआ। और यह एक ऐसे कर लीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, यह एक स्वायत्त बॉडी, मतलब ये एक तरह से गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग एक संस्था है, जो कि कह सकते हैं कि सरकार के साथ मिल के काम नहीं बल्कि सरकार के से अलग होकर के सरकार को भी दिशा निर्देश वगैरह देने का काम करता है। तो ये लाइन शुरू करके आप यहाँ से ये लाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में बता देना है, ठीक है। भारत में चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है जो कि पूरी तरह से सरकार से अलग अपना काम करती है। इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ, जिसके कुछ कार्य मतलब या उसके गठन या कार्य जो भी है, गठन तो हो गया, अब उसके कार्य कुछ इस प्रकार है। तो आपको इसमें बता देना कि चुनाव आयोग का चर्चा आर्टिकल 324 से लेकर के 329 है, जो कि भाग इसमें 15 में है। तो आप इसमें 2 लाइन ऐड करके तब आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्य का बात करेगा तो ये तो हो गया, आपका गठन हो गया। अब कार्य का बात करेंगे तो भैया कार्य क्या है, तो मतदाता सूची तैयार करना, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना, फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्राप्त करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह के लिए आचार संहिता लागू करना, चुनाव की तिथि घोषणा करना, चुनाव का परिणाम घोषणा करना, ये सब किसका काम है, ये सब चुनाव आयोग का काम है। आई होप बहुत बढ़िया से आंसर आप इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर है। सुनिएगा, यही है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, पहले क्या लिख देना, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 25 जनवरी 1950, द इलेक्शन कमीशन डिस्कस्ड इन द पार्ट 15, इलेक्शन कमीशन डिस्कस्ड इन द आर्टिकल 324 to 329, the election commission is appointed by the president, the election commission consists the chief। अच्छा, इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 2 मेंबर एक्स्ट्रा प्लस एक चुनाव आयुक्त, यानी टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टर्म्स जो होते हैं वो 6 साल के लिए होता है, और इनका एज कितना, 65 साल का होता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव, प्रेसिडेंट इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इन्हें मिलेगा मेजोरिटी, फुल से मेजोरिटी मिलेगा कहाँ से, पार्लियामेंट से। अगर फंक्शन का बात करेगा तो प्रिपेयरिंग वोटिंग लिस्ट, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी, अवॉर्डिंग द इलेक्शन सिंबल्स, गारंटिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टीज, ये सारा जो फंक्शन है ये किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप इसको आंसर कर पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुमत प्रणाली और समानुपातिक प्रणाली। अपने भारत में जो चुनाव होता है वो बहुमत प्रणाली से होता है, ज्यादातर जो चुनाव होता है वो बहुमत प्रणाली से होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाला, यानी जिसको आप FPPS कहते हैं, या इसी को FTPT के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा को PR सिस्टम कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो सवाल ये आता है कि FPP सिस्टम क्या है, तो पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में जो बांटा जाता है उस निर्वाचन क्षेत्र, उसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन जिला के नाम से जानते हैं, यानी पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, FTPT के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। यानी कि अगर भारत में ये टोटल 543 बना हुआ है तो 543 क्या होगा, निर्वाचन क्षेत्र है, तो एक एक व्यक्ति क्या होगा, हर निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाएगा। फिर मतदाता क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट प्रत्याशी को वोट डालता है, दिमाग बैठाइएगा, यहाँ पर मतदाता क्या होगा, डायरेक्ट प्रत्याशी को वोट डालेगा, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होंगे और उन्हीं प्रत्याशी को क्या करेगा, वो वोट डालेगा। पार्टी को प्राप्त वोट के अनुपात से अधिक, यानी कि पार्टी को जितना प्रतिशत का वोट मिला है वो मतलब नहीं है, मतलब ये कि उनको कितना सीट मिला है। तो यहाँ पर मतलब किससे हो जाता है, सीट से हो जाता है, यानी यहाँ पे पार्टी का रोल कम जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पार्टी का रोल क्या हो जाता है, कम जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर व्यक्ति का रोल प्रभावशाली हो जाता है ज़्यादा, जबकि यही सब चीज़ यहाँ पर उल्टा होने वाला है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोट का 50% से अधिक मिले, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट भारत में जैसे PM का चुनाव होता है, CM का चुनाव होता है, ये सब किस मत से होता है, तो सब सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत से होता है। तो आई होप आपका आंसर ये शायद क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा PR सिस्टम। PR सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माने। यहाँ क्या बोला गया कि पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। अभी आप
शायद इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस पूरे बिहार विधानसभा को 243 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। लेकिन इसमें अगर आप पीआर सिस्टम में जाएंगे तो पूरे बिहार को सपोज करिए एक ही होगा, हर जगह से एक एक हर पार्टी जो खड़ी होने वाली होगा हर जगह से खड़ी होगी, लोग पार्टी को वोट डालेंगे, पार्टी को जितना प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत व्यक्ति को सीट दिया जाएगा या उस पार्टी को सीट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा हो सकता है और वो जीत करके आ सकता है, और ये छोटे छोटे क्षेत्रों में हर एरिया में अलग अलग व्यक्ति खड़े होते हैं। यहाँ पर पार्टी चुनाव डायरेक्ट लड़ेगा। अगर मान लीजिए 243 क्षेत्र है ना, तो सपोज करो 243 जगहों पर पार्टी ही लड़ेगी, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, पार्टी का नाम होगा, लोग पार्टी के नाम पे वोट डालेंगे, तो जितना पार्टी को परसेंट आया उतना ही परसेंट में सीट मिल जाएगा। तो ये शायद आप समझ पा रहे होंगे पीआर सिस्टम को। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधित्व चुने, हो सकता है एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि आ जाएंगे, क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिला उतना प्रतिशत का वहां पर व्यक्ति जो है वह प्रतिनिधि के तौर पे आ जाएगा। मतदाता पार्टी को वोट डालते, यही तो मेन अंतर करना है। यहाँ मतदाता प्रत्याशी को वोट डालते, जैसे आप ही वोट डालने गए होंगे, शायद नहीं गए होंगे, आपके गार्जियन गए होंगे, आपके पेरेंट्स गए होंगे, तो आप उनसे पूछिएगा कि किसको वोट डाले, तो वो कहेंगे कि हम फलाना व्यक्ति को वोट डाले। ठीक है, वहां पर पार्टी का सिंबल जरूर होगा, वो सिंबल जरूर होगा, लेकिन वो व्यक्ति को वोट डाले होंगे, ना कि पार्टी को वोट डाले होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, व्यक्ति का नाम नहीं होगा, पार्टी का नाम होगा। ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पार्टी का नाम होगा, लोग पार्टी को वोट डालेंगे, और जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट आएगा उतना प्रतिशत सीट भी मिलेगा। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात से विधायिका को सीट मिलती है। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, यानी कि 50% से एक अधिक, याद रख लीजिएगा। और जैसे इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना ऐसे देशों में पढ़ेंगे तो ये कौन सा सिस्टम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से शायद चुनाव होता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे दोनों में क्या अंतर है। ये आपका वन ऑफ द वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, या तो आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व दे दे या आपको बहुमत दे दे। हालांकि समानुपातिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी। चलिए अगले क्वेश्चन, उसी को यहां पर डिस्कस किया गया, द विनर हुज गोज टू द मोस्ट वोट्स, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं एफटीपीटी सिस्टम, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और पीआर सिस्टम। इसमें क्या होगा, इंटायर कंट्री डिवाइड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे। द वोटर्स वोट्स द कैंडिडेट्स, यहाँ पर वोटर वोट करते किसको, कैंडिडेट को। पार्टी में बी वन, पार्टी क्या होगा कि जीत सकता है सीट, ज्यादा भी जीत सकता है। और उसके बाद विनिंग कैंडिडेट जो होंगे उसको कम से कम 50% से अधिक सीट चाहिए और 50% से अधिक वोट चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर अगर आपको एक भी वोट ज़्यादा आ गया तो आप जीत जाएंगे। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, यहाँ पर बात करेंगे तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को क्या किया जाएगा, एक भाग में बांटा जाएगा। मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। वोट्स लोग पार्टी के नाम से डालेंगे। इच पार्टी रिसीव देयर, जितना उनको परसेंट आएगा उतना उनको सीट मिलेगा। द विनिंग कैंडिडेट गेट्स मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब वही 50% + 1 चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए, जैसे इजराइल और नीदरलैंड। एक क्वेश्चन और अंतिम, ये आपको चलते चलते ये क्वेश्चन करते चल जाना है। चुनाव में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चुनाव में गड़बड़ियां होती है, चुनाव में बहुत सारे डिफॉल्ट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या क्या एज ए सिटीजन होने के नाते, एज ए हम स्टूडेंट होने के नाते, एज ए देश के नागरिक होने के नाते हम क्या क्या सुधार की गुंजाइश कर सकते हैं चुनाव में, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला, चुनाव में निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहला, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहीं कहीं लागू किया जाना चाहिए। कई सेक्टरों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि कई वोटरों को, कई पार्टियों को वोट में परसेंट अच्छा मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य उन्हें सीट नहीं मिल पाता है, तो उनका हौसला जो है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक बात सोचिए, किसी पार्टी को 49 वोट आया और किसी पार्टी को 50 वोट आया, तो 50 वाला जीत जाएगा, यानी 49 वाले का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। तो समानुपातिक होगा ना, तो इनको भी और इनको भी बराबर का दर्जा मिले, क्योंकि इतना 49 लोगों ने इन पे भी भरोसा जताया है ना, तो एक वोट का मात्र अंतर है, लेकिन अंतर इतना खराब हो जाता है कि ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जरूरत है, थोड़ा सा चुनाव में जो आचार संहिता होती है उसको वैधानिक दर्जा दे दिया जाए, मतलब इसको कानूनी रूप से मान्यता मिल जाए, वैधानिक हो जाए। नहीं तो वो डिपेंड कर जाता है इलेक्शन कमीशन पे, कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड। अगर इसको वैधानिक मिल जाएगी तो थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एक प्रत्याशी को 2 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2 जगह 3 जगह कोई भी चुनाव लड़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा।
राजनीतिक दलों का प्राप्त हुए चंदा का स्रोत का स्पष्ट करना होगा, कहां से आपको कितना फंड आया, कहां पर से कितना पैसा खर्च करना है, कहां खर्च किया है नहीं किया, ये सब का ब्यौरा देना होगा। फौजदारी मुकदमा वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने पर रोक दिया जाना चाहिए। जिस पर भी किसी भी तरीके का कोई मुकदमा चल चुका है उसको रोक देना चाहिए। सोचिए, गवर्नमेंट, आप जॉब करना चाहते हैं और अगर आप पर एफआईआर हो गया या किसी तरह का कानूनी कार्रवाई हो गया, अब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब किसी भी हाल में आपको जॉब नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर इलेक्शन का बात करिएगा तो जो व्यक्ति क्रिमिनल भी होता है, जिसने सजा भी काट लिया, फिर आकर के वो चुनाव लड़ जाता है, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर एक ज़रूरत है हमें थोड़ा सा समझदारी की। चुनाव में जो खर्चा होता है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। बताइए, अभी वर्तमान का भी हम आपको बात करें तो पिछले 5 सालों में भारत सरकार का आंकड़ा आया है कि बीजेपी ने, खास करके पार्टी का बात करेंगे तो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास खर्च किया अकेले। सोचिए, शिक्षा पे खर्च आधा होते जा रहा है, याद रखिएगा। शिक्षा पे जो बजट है वो मुश्किल से 2 से 3% होते जा रहा है, जो कि एक समय हुआ करता था शिक्षा पे बजट जो होता था 4% बनता था, 5% बनता था। पहले जो भारत सरकार का शिक्षा बजट होता था उस पर लगभग 2,000 करोड़ खर्च होता था। याद रखिएगा, 2009, 10, 11, 12 का बात करें। आज इस खर्च को घटा करके 50% पे ला दिया गया और चुनावी रैली जो होती है वो 5,000 करोड़ का सिर्फ चुनावी रैली कराई जा रही है। यानी कि टोटल बजट का 4 से 5% आज के समय में सिर्फ चुनावी रैली पे खर्च हो रहा है। तो ये भारत के लिए दुर्भाग्य है, जहां पर शिक्षा का स्तर डाउन किया जा रहा है, जहां पर शिक्षा पर प्रतिशत घटा दिया गया। हम प्रतिशत का बात कर रहे हैं, पैसे का बात नहीं कर रहे हैं। कई बोलने वाले लोग कहेंगे कि पैसा का अमाउंट तो बढ़ गया। भैया, पैसा का अमाउंट बढ़ना और प्रतिशत घटना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। तो जो 2,000 करोड़ होता था, जो कि कुल बजट का 4% से 5% होता था कुल बजट का, उसको शिक्षा के स्तरों पे मात्र 2% से 2.5% पे ला दिया गया। याद रखिएगा, ये 2 से 2.5% पे ला दिया गया। और वहीं चुनावी रैली जहां पर 2,000 करोड़, 2,25,000 करोड़, 2,500 करोड़ खर्च होता था, वो 5,000 करोड़ पे चला गया। तो ये भारत के लिए दुर्भाग्य है। सोचिए, चुनावों में कितनी बड़ी रैली और कितनी बड़ी पैसा इसमें लगाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण करना होगा, इसमें काम करने की जरूरत है, चुनाव में ये सुधार की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1/3 महिलाओं का सीट रिजर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और हालांकि इसको लेकर के आपको पता होगा कि लोकसभा में और अन्य विधानसभा में भी बातें चल रही है और इसमें 1/3 सीट क्या कर दिया गया, ये रिजर्वेशन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। फिर उसके बाद बात करेंगे चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति वोट मांगता है या चुनाव में जाति धर्म का आधार बना करके अगर किसी भी तरीके का वोट मांगने का अपील किया जाता है तो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का कोई इमोशनल अत्याचार ना किया जाए, ये शायद चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। और राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक दल की जो कार्यप्रणाली जो स्थिति है उस पर नियंत्रण रखना होगा, उसको पारदर्शी करना होगा। सरकार क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सरकार कितना खर्च कर रहा है, सरकार का भी आंकड़ा जो है वह जनता तक पूरी तरह से पहुंचना चाहिए। और अगर वो भी गलत कर रहा है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। इसको आधार बना करके हम और ज़्यादा एक देश को लोकतांत्रिक चुनाव में बदल सकते हैं। तो ये आपको शायद बहुत बढ़िया क्वेश्चन के तौर पे भले दे या ना दे, एज ए नागरिक, एज ए स्टूडेंट, एज ए देश के एक सजग नागरिक होने के नाते आपको थोड़ा समझना होगा कि चुनाव में अभी भी कहाँ कहाँ गलती है जिसको सुधार की ज़रूरत हो सकती है। चलिए आगे का बात करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट द रिफॉर्म्स नीड टू द इलेक्शंस। द आंसर क्या है कि देखते हैं, द फॉलोइंग रिफॉर्म्स नीड टू बी इलेक्शंस। पहला, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम शुड बी इंप्लीमेंटेड। अभी जस्ट हम आपको बात किए कि 40% वोट पाने वाला और 41% वोट पाने वाला दोनों में डिफरेंस हो जाता है। 41% वाला जीत जाता है, 40% वाला हार जाता है, जबकि 40% वाले को भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये होना चाहिए, यानी PR मेथड से चुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए। द इलेक्शन कंडक्ट जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जारी करे ताकि वो लगे कि हाँ रियली में फंक्शन कर रहा है। देयर शुड बी अ क्लियर बैन। अगर कोई कैंडिडेट क्या करता है कि इलेक्शन लड़ता है और वो 2-3 जगहों से लड़ता है तो उसको बैन कर दो, एक व्यक्ति एक जगह से लड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। इलेक्शन कमीशन शुड हैव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ डोनेशन। आपको कहाँ से चंदा आया, किस कंपनी ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कब दिया, आई बात समझ में, किस माध्यम से दिया, ये सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कैंडिडेट विद द क्रिमिनल केसेस, कोई भी कैंडिडेट जिस पर क्रिमिनल केसेस चल रहा है शुड बी बैरेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब उसको पूरी तरह से बैन कर दो। देयर शुड बी कंट्रोल ऑन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे भी कंट्रोल लगना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑन द वुमेन्स रिजर्वेशन, 1/3 सीट वुमेन के लिए एटलीस्ट रिजर्वेशन होना चाहिए। हालांकि लोकसभा में इसको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अपील्स बेस्ड ऑन द कास्ट एंड रिलीजन शुड बी बैन। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन में कास्ट या रिलीजन का नाम लेता है, हालांकि आप ये तो समझ रहे हैं ये लाइन
लाइन लिख रहे हैं जिसका भयानक रूप से धज्जी उड़ाया जाता है, एक्चुअली अपील ही इसी आधार पर किया जाता है। वोट का मुख्यतः अपील करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है आज के समय में, कास्ट और रिलीजन के आधार पे। देयर शुड बी अ लॉ, एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो रेगुलेट करे, टू मेक ट्रांसपेरेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करे और डेमोक्राइज फंक्शन से काम करे, ताकि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तो बहुत अच्छा ये आपका सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको लिखिएगा, मज़ा आएगा। अगर नहीं भी आंसर दे तो भी थोड़ा सा आपको अलग आंसर लिखने में भी ये आपको थोड़ा सहायता दे सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया। ये कंटेंट आपका उसमें नहीं था, क्या नाम है, जो हम लोग वन शॉट कराए थे, इसलिए क्वेश्चन में हमने इसको ऐड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही 3 क्वेश्चन लॉन्ग था और आपका 6 शॉर्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर का, जो शॉर्ट वन शॉट हो चुका है और उसके लॉन्ग वीडियो के साथ और शॉर्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए तब तक।